सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क में इस वक्त बहरानी कैफियत है, ख़ास तौर पर आइनी बहरान, और वो जो इस वक्त मसनद इक़्तिदार पर हैं उनकी नज़र में तो मज़ा ही मज़ा है। उनकी नज़र में कोई बहरान नहीं है, उनकी नज़र में कोई महंगाई नहीं है, और वो जो तमाम महंगाई मुकाओ मार्च के नारे के ऊपर इक़्तिदार में आए हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत को आउस्ट किया है, वो भी मईशत संभालने में नाकाम है। मईशत तो दूर की बात, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करने में नाकाम है। सदर साहब कुछ कहते हैं, पंजाब के अंदर एक अजीब धमा चौकड़ी लगी हुई है। विफाक की हालत हम सब देख चुके हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम होते हुए एक साहब 10 रुकनी काबीना लंदन ले जाते हैं, और वो भी उस शख्सियत के पास जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे चुकी है और मुल्क से भागे हुए हैं, और उनकी जमानत उन्हीं शख्स ने दी है जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है। और उससे बड़ा अलमिया यह है कि शायद यह दुनिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा होगा कि बाप मुल्क का वजीर आजम, और वो भी उबूरी जमानत पर, और बेटा एक बड़े सूबे का खुद साख्ता वजीर आला, वो भी उबूरी जमानत के ऊपर। तो आज की जो नेशनल डिबेट है, इसके ऊपर पाकिस्तान में सबसे बड़े पढ़े लिखे सूबे का जो आला तरीन शख्स है, वफाक की अलामत है, उनसे बात करना जरूरी है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करता तो क्या वो आईनी तौर पर उस सूबे का वज़ीर आला है भी या नहीं, और जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आखिरकार जाती है तो किसके ऊपर जाती है। आज जिस मेहमान शख्सियत ने हमें नेशनल डिबेट में 1-on-1 ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनान में से एक, बड़े ऑनेस्ट चीदा शख्सियात में से एक, और आजकल गवर्नर पंजाब हैं जनाब उमर सरफराज चीमा साहब। वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। आपको गवर्नर पंजाब कहा जाए या साबिक गवर्नर पंजाब कहा जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे आपने भी खुद अपने इंट्रो में कहा कि जब ये नोटिफिकेशन आया कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी को, उससे पहले क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो पंजाब के अंदर जो एक आइनी और सियासी जो बहरान चल रहा है और कानूनी, उसके ऊपर एक मुफस्सल रिपोर्ट बना के भेजी मैंने उनको, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है वो समरी भी रिजेक्ट की, और उनके जो अपने इख्तियारात है आर्टिकल 101 सब क्लॉज 3 या 48(2) के तहत वो हालात को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि ये जब तक मैं चाहता हूँ ये, और वैसे भी आइन भी ये कहता है कि विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर जो है अपना ऑफिस जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। पर अभी आपने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट इंट्रो में बात की कि ये जो धमाल चौकड़ी या आइनी बहरान पूरे मुल्क में, और ख़ुसूसन क्योंकि मैं बारहा इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका हूँ कि मेरे सूबे के अंदर पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है सर, वहाँ पे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसके हवाले से एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस मैं जो डिफरेंट जो वफाकी जो आइनी इदारे हैं, आपने देखा कि उनके मेरा जो काम था कि उनके सामने एक सूरत हाल जो रखी जाए ताकि उनका भी जो भी आइनी जो आइन के मुताबिक जो किरदार है उसके अंदर इनको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन ना पंजाब के अंदर एक कह लें अदालत से कंसील करके एक इलेक्शन का फ़ैसला लिया गया, क्योंकि सारी जो बुनियाद जहाँ से सारी सिलसिला कहानी शुरू होती है वो उस गैर आइनी इस्तीफ़े से शुरू होती है जो वज़ीर आला पंजाब जो उस वक्त थे सरदार उस्मान बुज़दार, उन्होंने क्या अब वो वज़ीर आला पंजाब नहीं है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ जी, क्योंकि देखिए जब इलेक्शन जो है सीएम का तो उस वक्त होना चाहिए था जब कॉन्स्टिट्यूशनली सीएम का ऑफिस वेकेंट होता। जब एक ऑफिस वेकेंट ही नहीं है तो फिर क्योंकि अदालत को जो है नून लीग ने झूठ बोला, उनको धोखे में रखा, उनको जाके कहा कि जी वो तो आइनी तौर पे, हालांकि इनकी अपनी जो टॉप लीडरशिप में से 3 लोग अहम जो थे, राना सनाउल्लाह थे, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक थे, अयाज सादिक साहब थे उसमें, ठीक है, इन्होंने तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे जैसे बंदे को और कौम को भी वहीं से पता चला कि ये तो गैर आइनी काम हुआ है। बहरहाल जिस तरह से वो जल्दबाजी में, क्योंकि इनको ज़ाहिर हमजा शहबाज शरीफ साहब के वाले साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हुए थे, और उनको जल्दी थी कि जितनी जल्दी हो ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, जब उधर अब्बा जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं
तो साहबजादे जो हैं उनका बैठना जरूरी था। क्या ये आईनी चीफ मिनिस्टर है? मुझे उस आईनी चीफ मिनिस्टर है? नहीं, मैं बताऊं, मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं था अगर ये आईनी और कानूनी तौर पे इलेक्शन प्रोसेस लड़के आता है। पहले सबसे पहली बात तो ये कि जो जिसको उन्होंने खुद हाईलाइट किया इस गैर आईनी इस्तीफे को, उसको ये दबा गए, उस पर जाके इन्होंने झूठ बोला अदालत से। फिर अदालत से जब इन्होंने ऑर्डर लिया कि जी इलेक्शन होना है, तो वो इलेक्शन भी इस अंदाज से करवाया गया वहाँ पे जो पुलिस की फोर्स को इस्तेमाल करके जो मुखालफों को जिस तरह वहाँ पे फेंटा चढ़ाया। और मुझे मेरा नहीं ख्याल, मैंने खुद भी इलेक्शन लड़े हैं, आपने भी की जी, हमने कवर किया, आपने कवर भी किए होंगे कि ये और आपके अपने इवन मीडिया के अपने जो जर्नलिस्ट के इलेक्शन होते हैं वो कभी ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसे अमल को इलेक्शन कहा ही नहीं जा सकता कि दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आप मुखालिफ हूँ आप पर, मुझे अगर अपना वोट कास्ट करने का भी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ जो बैलेट बॉक्सेस थे वहाँ पे सैकड़ों इन्होंने पुलिस वाले जो है सारा वहाँ उनको खड़ा कर दिया और जो बाकी मुखालफिन थे उनको मारकुट के वहाँ से निकाल दिया। जो इवन चौधरी परवेज अली जो ओपोनेंट थे इनके, जी जी, उनके साथ जो सलूक हुआ। फिर स्पीकर जो है वो गैलरी में खड़े होकर जिस तरह स्पीकर से उसने करवाया, वो तो इसको टोटली इट वाज अ शैम इलेक्शन, बल्कि इलेक्शन कहने ही, मैं जैसे कहा पहले मैंने कि इसको वो भी एक इलेक्शन भी नहीं कहा जा सकता। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब को गैर आईनी वज़ीर आला पंजाब कहें हम? फिर बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे एक बात बताएं कि अब मैंने इसीलिए कहा कि जिस वक्त अदलिया किसी मुअज़्ज़ज़ जज के सामने, या क्योंकि अभी तक जितनी ये प्रोसीडिंग्स हुई हाई कोर्ट की, मुझे उसमें ना पार्टी बनाया गया, ना ही मुझे किसी अदालत ने बुलाया। तो वज़ीर आला पंजाब मुझे अगर बुलाते या मुझे कोई कहीं फरीक बनाया जाता तो मैं सबसे पहले जो है वो जो गैर आईनी जो इस्तीफ़ा है चीफ मिनिस्टर का वो सामने रखता कि सर देखें, जब तक वो ऑफिस वेकेट ही नहीं हुआ तो ये जितनी लीगल प्रोसीडिंग महीने में जो एक अदालती फैसले को बुनियाद बना के एक जाली इलेक्शन करवा के गैर आईन, इस वक्त जो आईनी वजीर आला पंजाब हैं वो सरदार उस्मान बुज़दार हैं। As a caretaker chief minister, not as a caretaker, constitutional chief minister, not as a caretaker। जिस दिन इन्होंने हलफ लिया है मेरे गवर्नर हाउस को यरगमल बनाकर यहाँ से स्पीकर को बुला के, उसी दिन सुबह उन्होंने सरदार उस्मान ने अपनी बाकायदा काबीना की मीटिंग कन्वीन की है पंजाब असेंबली के जो है उस प्रेमिसेस के अंदर। क्योंकि हुआ ये कि जब मैंने ये ऑफिस रिज्यूम किया गवर्नर का, और क्योंकि उससे पहले मैं गवर्नर नहीं था जब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख चुका था पीएमएलएन की लीडरशिप की, तो मैंने वो फाइल मंगवाई। पहले खैर 2-4 दिन तो मुझे कहा गया कि जी वो फाइल इस दफ्तर है उस दफ्तर है। जब फाइल जब निकली बाहर, जो ब्यूरोक्रेसी हमारी करती है, लेकिन वो जब मैंने सामने रखी, चीज़ें सामने आई, तो पता चला कि ये तो वाकई गैर आईनी तो इलेक्शन, मतलब इसको आप इस्तीफा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 जो है बड़ा क्लियर है। वही कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर ने अगर इस्तीफा देना है तो उसको अपने इस्तीफे को एड्रेस करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो गवर्नर है, एंड इट हैज़ टू बी हैंड रिटन। अभी चंद दिन पहले आपको तक पीटीआई के एमएनएस का जो इस्तीफा जो रिजेक्ट हुआ है वो इसी बुनियाद पे हुआ है कि वो हैंड रिटन नहीं थे। तो फिर चौधरी सरवर साहब ने इसमें हैंड किया, आपको लगता है? ठीक है, नहीं बात करनी पड़ेगी ना सर इसको। एक गैर आईनी काम को उन्होंने गैर आईनी तरीके से जो है उसको एक्सेप्ट किया। गलती तो उनकी है ना, गलती उनकी बिल्कुल उनकी भी बनती है, और ऑब्वियसली उनको चाहिए था कि उनको बुला के कहते कि क्योंकि वो जो आइन जो इस्तीफा का पेपर है वो सिर्फ इस रद्दी का टुकड़ा कह सकते हैं, उसको इस्तीफा नहीं कहा जा सकता। अच्छा मैंने उसके ऊपर क्या किया, क्योंकि एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेरी जो जिम्मेदारी है उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन कोई चीज़ सामने आए जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जिस पे हो ओपिनियन, तो आप एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लेंगे उसमें। उस पर मैंने एडवोकेट जनरल को लेटर लिखा, एडवोकेट जनरल ने अपनी उस पर बाकायदा रिपोर्ट दे दी है कि ये किसी तौर पे भी इसको इस्तीफ़ा नहीं कहा जा सकता, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जब वो रिपोर्ट मेरे पास आ गई तो एज अ गवर्नर आई वाज सपोज टू राइट अ लेटर टू द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, जो स्पीकर पंजाब असेंबली जी, मैंने उनको लेटर लिखा कि जनाब ये अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट है और ये गैर आईनी इस्तीफ़ा है, लिहाजा उस्मान बुज़दार आज के दिन भी जो है जो आइन कहता है उसके मुताबिक आप प्रोसीड करें। ना मैंने वो इस्तीफ़ा कबूल किया, ना मैंने उसको रिजेक्ट किया, ना मैंने सरदार उस्मान को बहाल किया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बहाल हो गए, क्योंकि जब इस्तीफ़ा ही नहीं सही, मैं भी गवर्नर अगर बैठा हूँ, मैं अगर इस्तीफा ही सही नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली वो ऑफिस वेकेंट नहीं होगा जब तक प्रॉपर जो है जो आइन में सिख है आइन के। देखिए अच्छा मजे की बात है, उस आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 के अलावा और कोई ऐसी प्रोविजन है ही नहीं कि आप कहेंगे जी अच्छा ये पूरी नहीं हुई शराइत तो फलाने आर्टिकल के तहत जो इसको हमने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट
क्योंकि अभी तक अदलिया के सामने ये चीज़ें पेश नहीं की गई या उन्होंने मंगवाई नहीं। जैसे ये होगा, क्योंकि अब लार्जर बेंच बन गया एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि जितना ये महीने डेढ़ की प्रोसीडिंग्स हुई हैं ये सारी नल एंड वॉइड हो जाएंगी। सर मैं अब जब देखे ना, बड़े इंपॉर्टेंट अगर अदालत को धोखे में रख के या झूठ बोल के अगर कोई फैसला लिया गया तो इसमें अदालत का तो कोई कसूर। वेरी राइट, वेरी एप्ट। अब मुझे ये बताइए, आपने खतूत लिखे, प्रेसिडेंट पाकिस्तान को लिखा, आर्मी चीफ को लिखा, उसको कोई जवाब आया? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ क्या जवाब है। मैं आपको देखें, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा कि ये आपके साहबजादे यहाँ पे ये कर रहे हैं एंड बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो आप उस पर निकालें। पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ का, इन गरीब पंजाब के रहने वालों को क्या कसूर है कि इस वक्त यहाँ पे एक आईनी जो वज़ीर आला है उसको गुंडों के जोर पे ऊपर वो बेचारा चुप करके घर बैठ गया, और इस वक्त गैर आईनी गैर कानूनी जो है शख्स जो है वो इकामात भी दे रहा है, इकदामात भी कर रहा है, और उसने आईनी जो वज़ीर आला है उसके दफ्तर और वसाइल पे कब्जा किया हुआ था। और अब जो है वो एक जाली एक वो जो इन्होंने एक इलीगल सा एक जॉइंट सेक्रेटरी का कैबिनेट डिवीजन का निकाल के तो मेरे ऑफिस के आप देख लें, पूरा आज चले गवर्नर हाउस पूरा जो पंजाब पुलिस आपको आने देंगे गवर्नर हाउस? मैं नहीं जा, आपके सामने ना जिस तरह इन्होंने पहले ही किया था, इन्होंने सारी पुलिस उस दिन 1400 पुलिस वाले खड़े करके अंदर। किसने करवाया? हमजा शहबाज ने करवाया? ऑफकोर्स हम देखें इस वक्त हो ये रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑब्वियसली उन्हीं के ईमा पे फेडरल चल रहा है ना सारा, क्योंकि सारी जो ब्यूरोक्रेसी है और या पुलिस सर्विस की सारे तो ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट के सारे वो उनसे उस पर कंट्रोल। आपको सलाम है सर, आप अभी तक गवर्नरशिप के लिए डटे हुए हैं, लेकिन उससे पहले मुझे सर आर्मी चीफ को आपने खत लिखा, उसका क्या बना? मैं बताता हूँ, देखिए मैं किसी गवर्नरशिप के लिए नहीं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, असूली का आईनी। देखिए 2007 में क्या हुआ था आपको याद है? आई रिमेंबर 2007 में भी एक आईनी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गैर आईनी तरीके से इसी तरह हटाया गया था। उनको घरों में हाउस अरेस्ट किया गया, उनकी फैमिली को हैंडल किया गया, जो कुछ किया गया था। तो उस वक्त जो अफसरान इन्वॉल्व थे उनका बाद में क्या हाल हुआ, इसीलिए मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को कि ये गैर आईनी जालसाज आदमी है, गैर कानूनी वजीर आला है और इसके अहकामात को मानना भी गैर कानूनी है, और ये आने वाले वक्त में इन सबको भुगतना पड़ेगा। व्हाट अबाउट आर्मी चीफ योर लेटर टू आर्मी चीफ? मैं आपको वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए माजी में होता ही मैं आपको बताता हूँ, माजी में जब भी आर्मी को जब बुलाया गया या उनसे मदद की करते रहे ये सियासतदान, तो ये जो पैसे मांगते रहे, मांग के IGI बनाते रहे। IGI इन्होंने बनाई, ये PMLN की लीडरशिप ने बनाई थी जी जी, उनसे मतलब इदारों से पैसे लेके कभी 111 ब्रिगेड को मंगवाते रहे, कभी ये मार्शल लॉ की करते रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। ये जो मीडिया में चीज़ें आ रही थी, मैंने बड़ा सिंपल ही जो है क्या लिखा, जिस तरह देखें, जिस तरह मैंने सदर पाकिस्तान के सामने, जिस तरह मैंने वज़ीर आज़म के सामने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने, क्योंकि आपके सामने मेरे पास तो कोई फोर्स ऐसी नहीं है कि मैं जाके जो है उसको कब्जा छुड़वा सकूं, या इसमें आप देखें इन सब को मैंने सिंपल जो चीज़ लिखी, सिंपल ये लिखी कि ये सूरत हाल है पंजाब के अंदर, आपका जो आप एक आईनी इदारे के सरबराह हैं, और इस सूरत हाल के अंदर जो भी आपका आइन कहता है या आइन कहता है या जो भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं आपका रोल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का सूबा है। मेरा जाती देखे ना, मेरे जाती घर पे तो नहीं कब्जा हुआ, ऐसा नहीं है। जवाब क्या आया वहां से? कुछ जवाब आया या नहीं आया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें ऑब्वियसली जब मैंने पहले शुरू में जब मैंने टाइम मांगा था उस वक्त फ़ौरन ईद की छुट्टियाँ आ गई, तो मुझे ये क्योंकि मामला सीरियस था, तो फिर मैंने मुलाकात का इंतज़ार किए बगैर मैंने इन राइटिंग भेज दिया कि जो भी ये सूरत हाल है, आप ज़रूरत रही नहीं कि जवाब आने। इसके अंदर मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि सदर पाकिस्तान का कि उन्होंने मेरी सारी आइनी तौर पे इन मामलात के अंदर रहनुमाई भी फरमाई, और उन्होंने भी और मैंने भी अब देखें कि महीना ऑलमोस्ट 37-38 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया। इस दौरान में हमने कोई ऐसा कोई गैर आइनी या गैर कानूनी कोई ऐसा या कोई पॉलिटिकल स्टांट्स नहीं किए जो माजी में मतलब गवर्नर जो मेरे से पहले भी रहे। तारीख है कि किस तरह से आना, अगर कोई ऐसे मैंने डीरेल करना होता है, कुछ असेंबलियाँ तोड़नी होती तो पहले भी दिन भी की जा सकती थी, जो आइन के अंदर मौजूद थी। लेकिन हमारा मकसद ये जवाब आया नहीं है। हमारा मकसद ये था मुझे जवाब किस चीज़ का जवाब जो आपने खत लिखा उसका कोई जवाब आया या नहीं आया? मैं आपसे अभी मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान ने बाकायदा इसके अंदर काफ़ी उनके साथ मेरी डिटेल मीटिंग्स भी हुई और उनके साथ बातचीत भी हुई। बाकी जो PM ऑफिस से और उधर से नहीं आया, किसकी तरफ से? PM ऑफिस से जवाब नहीं आया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस से जवाब नहीं। वहाँ से मैं कुछ जवाब के इंतजार आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे? मैं इंतजार में नहीं, एक्सपेक्ट ना करने की बात नहीं है। उन्होंने मुझे जवाब नहीं देना था, नहीं दिया। उन्होंने जो भी एक्शन लेना था उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उस पर लेना था कि अगर पंजाब के सबसे बड़े सूबे के अंदर एक गैर आइनी शख्स जो है गैर आइनी सारी वारदात करके काबिज है CM के ऑफिस पे और इन चीज़ों पे, तो डेफिनेटली जो जिसकी जिम्मेदारी है उन्होंने करना है। और ये मैंने हर चीज़ इन राइटिंग कर दी है ताकि आने वाले वक्त के अंदर जब भी कभी
ये क्योंकि आपको पता है कि 2 NSC की जो मीटिंग्स हो चुकी है 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स की सरबराही के अंदर, उन दोनों के एलामिया में कोई फर्क नहीं है। परसेप्शन डिफरेंट हो गया लेकिन फर्क कोई नहीं। परसेप्शन नहीं, देखिए उसमें बड़ा वाज़ेह है कि जी साजिश हुई, साजिश मुदाखलत के जरिए हुई। यही है ना कि जी साजिश नहीं हुई, मुदाखलत। भाई साजिश जो है मुदाखलत के बगैर कामयाबी नहीं होती। अब जो उसके अंदर जो सहूलतकार है, तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में जब भी GITs बनेंगी, जब भी इंक्वायरीज होंगी, तो ये जो जिसका किरदार है वो सब मेरे पास बड़े जबरदस्त सवाल आते हैं। अब आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अभी भी गवर्नर हैं, वहाँ पर जो भी पंजाब असेंबली के अंदर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान होता रहा, वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब आपकी नज़र में बिक गए थे, इसी वजह से आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद उनके लिए पेश की? देखिए आपने नहीं, आपकी जमात ने नहीं। मेरी जब मैं इस वक्त जब एज अ गवर्नर में जब से मैंने ऑफिस एज्यूम किया, मैं टोटली एपॉलिटिकल होकर जो अपनी जिम्मेदारियाँ कर रहा हूँ। मैं उस जमात का ना तर्जमान हूँ ना नुमाइंदे के तौर पर बैठा हूँ यहाँ। एक चीज़ फारूकी साहब, जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ, आपको याद है मैंने तो उस वक्त भी कंडेम किया था, जो मज़ारी साहब के साथ अगर कुछ हुई बदतमीज़ी या उन्होंने जो कुछ बाकी मार धाड़ हुई, इवन मतलब तहरीक इंसाफ की तो एक MP 12 दिन कोमा में रही मिलिट्री हॉस्पिटल, ठीक है। किसी ने कोई ना तो कोई, मैं अब क्या कहूँ, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी कि भाई एक औरत जो है कोमे में चली गई और वहाँ पे पुलिस और नून लीग के गुंडों ने मार मार के उसका ये हाल कर दिया। अगर पार्लियामेंटेरियंस की तरफ के साथ अगर ऐसा हो और अगर उसका रिस्पांस जो है वो ये अगर इतना कोल्ड रिस्पांस है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। बाकी मतलब मैंने आपको भी बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है। जी जी। और ये मीडिया का दौर है, हम कोई स्टोन एज में नहीं रह रहे। यहाँ पे लम्हा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जैसे दोस्त जो हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी दिन ब दिन जो हालात हैं बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए हर लम्हा, मैं दोस्त मज़ारी साहब से मुतालिक पूछा कि क्या उनकी जो हमदर्दियां थी वो नून लीग की तरफ टिल्टेड नजर आई, और एज ए डिप्टी स्पीकर उनको भी नहीं करना चाहिए ऐसा? शक रह गया उसमें। मुझे एक बात बताए ना, बिक गए? देखें उससे हुआ क्या, बिके या नहीं बिके? सुन है ना वो जो क्या वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि लोटे बन गए, ठीक है, वो टर्न कोड तो वो हुए इसलिए कि, और फिर उन्होंने वोट भी जिस तरह से उन्होंने पूरी साइड ली PMLN की। एक्चुअली वो जो बैठे हुए थे उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, और जो आपने रिएक्शन शुरू में थे वो एक नेचुरल रिएक्शन था। 3-4 यंगस्टर्स ने जाके उनके साथ काफ़ी जाके उनको जाके झंझोड़ा वगैरह, तो वो क्यों था, वो ये था कि उन पार्लियामेंटेरियंस के वोट से उनके ट्रस्ट पे जो है वो उनको डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो उनके वोट, उनको जब उन्होंने इतने क्रिटिकल मोमेंट पे जब डिसीव किया, जब उनको जो है धोखा दिया, उनको लगा पार्लियामेंटेरियंस को, MPs को, कि एक बंदे को हमने वोट देके यहाँ डिप्टी स्पीकर बिठाया था और आज इतना क्रिटिकल मोमेंट है तो यहाँ पे आके वो हमें बैक स्टैप कर रहा है, तो डेफिनेटली वो रिएक्शन था। उन्होंने आपस में उनकी हाथापाई भी शुरू में, जब इलेक्शन 16 को शुरू हुआ तो शुरू में इनकी हुई भी, जब ये अपने उठ के फिर अपने चेम्बर में चले गए। गुजारिश ये है कि देखें ये मैटर नहीं करती चीज़ें कि वो टर्न कोड हो गया या ना, वो इतना फ्लोर क्रॉसिंग में आता है, इतना मैटर नहीं करती। मैटर जो चीज़ कर रही है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक गैर आइनी इस्तीफे की बुनियाद पे जिसको छुपाया गया अदालत से इन्होंने गलत फैसले लेके, गैर कानूनी फैसले उनसे करवा के जो है उसको बेस बना के इन्होंने इलेक्शन करवाया, और फिर जिस तरह से इलेक्शन हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा जो सर्कस है ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे बेस कर रहा है कि एक जो अनोखा लाडला है उसके अपने वालिद जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ताकत, उनके ऑफिस को गलत इस्तेमाल करते हुए सिविल सर्वेंट्स को अपने ज़ाती मुलाजमों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे। और जो एक आइनी जो वज़ीर आला था उससे गाड़ी, दफ्तर, घर जो है सिर्फ गुंडा फोर्स आपसे भी तो ले लिया गया, जो वहाँ से मेरा आपके सामने अभी आप भेजें कैमरे वाले को, आप तो आप जाएं वहां पर बैठे, आप कहें कि मैं तो गवर्नर हूं कॉन्स्टिट्यूशनली, आप क्यों नहीं जाते? मैं जा सकता हूं, मुझे वो इशू नहीं है, लेकिन जो ये करना चाह रहे हैं, जो तमाशा इन्होंने पहले भी एक दिन जिस दिन ओथ था उस दिन भी इन्होंने 1400 बंदा जो पुलिस वाला बाहर खड़ा किया था, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि कोई तमाशा लगे, ये चाह रहे हैं कि खाना जंगी हो आपके सामने। अगर ये इतने बड़े जमहूरियत, ये जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, ये जो एक नहीं 12-13 जमातें मेहनत इकट्ठी, जो बहुत बड़े ये चैंपियंस बनते हैं जमहूरियत के, ये जमहूरियत को ये खुद हालात जो है डिरेल करने की तरफ लेके जा रहे हैं, खुद ये खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह से अपने मुखालफिन को के ऊपर झूठे नामूस रसालत और दूसरे जो पर्चे काटे जा रहे हैं, लोगों को जिस तरह हरासा किया जा रहा है, जिस तरह गिरफ्तारियां की जा रही हैं, कौन सी जमहूरियत है? मुझे आप एक बात बताएं ना, जब आप पुरअमन जो है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ऊपर आप डंडे बरसा रहे हैं, उनके आप झूठे पर्चे काट रहे हैं, उनकी आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो ये किसी तौर पर भी जो है इसको नहीं कहा जा सकता कि कोई जमहूरियत दौर है, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपके सामने, मैं एज ए गवर्नर
गवर्नर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे कोई अपने ज़ाती घर का मसला नहीं है, कोई उस पर कब्जा नहीं किया है इन्होंने। इसके इस वक्त पूरे पंजाब के साथ जो सूबा है उसके अंदर एक जो आईनी, अगर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है सिक्योर नहीं है तो बाकी क्या आपके हाल है पंजाब के लोग बैठ के ये इस बात पे तशवीश का कह रहे हैं, उसमें नहीं फंसे हुए, तशवीश नहीं है इस बात पे उन्हें कि अगर सीएम का ऑफिस जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब का महफूज नहीं है तो एक आम पंजाबी जो है उसकी क्या प्रोटेक्शन। सर आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिए का जो मॉन्स्टर और एनाकोंडा खड़ा कर दिया है पीडीएम गवर्नमेंट इत्तेहादी 11 के सामने, उसका काउंटर नैरेटिव क्या उनको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, और जो कुछ सियालकोट के अंदर हुआ वो कितना गैर आईनी है और कितनी बौखलाहट का नतीजा है, इस पर बात होगी गवर्नर साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज की इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में गवर्नर पंजाब जनाब उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाते हुए मैं सवाल छोड़कर गया था, जो कुछ सियालकोट के अंदर हुआ है वो कितनी बड़ी बौखलाहट का शाखसाना है गवर्नर साहब? ये सियालकोट वाला वाक़या पहला तो नहीं, मैंने अभी थोड़े ब्रेक से जाने से पहले आपसे कहा है कि मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे नामूसे रसालत जैसे संगीन पर्चे कटवाए जा रहे हैं, लोगों को हरासा किया जा रहा है, और ये आज का वाक़या नहीं है। आप मेरे हफ्ता पहले अगर मेरे बयान देख लें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो माफिया जो मुसलत जो किया गया है, ये जो जिस तरह से कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से सरकारी मशीनरी को ज़ाती मुलाजमों की तरह इस्तेमाल करके मुखालफिन के ऊपर छोड़ा जा रहा है, ये किसी तौर के ऊपर भी जो है ये जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के फ़ायदे में नहीं है, ना ही ये जमहूरी इक़दार हैं इसको ना, और ये जितने ये जमहूरियत के दावेदार और चैम्पियंस हैं, ये जिस तरह से दीदा दलेरी से ओथे हथकंडे इस्तेमाल करें अपने मुखालफिन के खिलाफ, इसको किसी तौर पे भी आप जमहूरियत का नाम नहीं दे सकते। और जहाँ तक आपने बात शुरू में आपने मईशत और महंगाई की बात की, मुझे एक बात बताएं, अभी मेरा 2 महीने पहले की बात है कि यहाँ पे जो साबिक वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा कि जी मेरी हुकूमत ने 500 अरब रुपया एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा किया जी, और मैं आवाम को इस 500 अरब रुपए से जो है आवाम को बिजली और पेट्रोल में सब्सिडी देने वाला हूँ, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल आवाम को मिल रहा था यहाँ पे। ठीक, लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन ईयर की वजह से कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं, ये उस वजह से कर रहे हैं, लेकिन उस आके जो है साबिक वज़ीर आज़म ने आके कौम को बताया कि मेरी टीम ने, मैंने जो है 500 रुपया जो है एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया। उन्होंने कोई विंडो ड्रेसिंग या कोई ऐसे किक बैक्स वाले प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर दी उस 500 अरब से कि वो और उनकी आने वाली नस्लें बैठ के जो खाती रहें। ये फ़र्क है। आज जो हुकूमत है, जो 13 जमातों पे मुश्तमिल हुकूमत है, उसके अंदर ये वो लोग हैं जो 40-50 पिछले 40-50 साल में बार बार कोई 3-3 4-4 बारियां लेते रहे, हुकूमतें करते रहे। तो ये तो तजुर्बाकार लोग होने चाहिए थे। इनके पास पिछला तो ना तजुर्बाकार, अगर 500 अरब उसने इकट्ठा किया तो इनको कम से कम 2000 अरब इकट्ठा करके पेट्रोल की प्राइस आधी करते, डॉलर की प्राइस बढ़ाओ, सुना डॉलर की प्राइस नीचे जाती, बाकी मुर्गी सस्ती होती, आम गरीब आदमी का कोई खाने की चीज़ें सस्ती होती, लेकिन क्या हुआ है, हर चीज़ जो है वो डबल प्राइस पे जा रही है। डॉलर जो है वह 195 मार्केट में क्रॉस कर गया, मार्केट में मुर्गी 500 रुपये से ऊपर शायद चली गई है। ये जो सारी चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ मैं हैरान हूँ वो तमाम वो मीडिया के लोग जो बड़ा सुबह शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तो खुसूसन हर टॉक शो के अंदर उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जिसने 500 अरब रुपये एक्स्ट्रा जनरेट करके आवाम को सब्सिडी दी है। और आज ये जो है जो एक तरफ नहीं, वजीर बड़े खुश हैं ये सारे कि जी वज़ीर आज़म ने कह दिया कि आवाम के लिए मैं अपने कपड़े भी बेचने को तैयार, यानी उसने क्या कपड़े बेचने, जो जहाज़ भर के सरकारी खर्च पे पहले उम्रे पे ले गए सबको, और अब यहाँ से पूरे जहाज़ भर के पूरी जो कबीना को लेके, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक ये हाल अगर हो गया हमारा पाकिस्तान का कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं तो चाहे जैसे भी बने, लेकिन उनका ऑफिस तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। हम अभी एज अ शहबाज शरीफ तो नहीं उनको देख रहे, ट्रू, वेरी राइट, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट जो है वो हाजिरी सजदा रेज होने गई है एक कॉन्वेक्ट के, जो यहाँ से भगोड़ा हुआ है जाली जो है मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर। तो ये जो हालात बन रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ
कि वो जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कमेटी जो है उनके जो एलामियों के मुताबिक जो चीज़ें, ये सारा कुछ बैरूनी साजिश का ही हिस्सा है और ये लोग सहूलतकार हैं। ये जो मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं, ये जो दोनों भाई जो हैं, एक बड़े भाई जो बाहर भाग गए और दूसरे जो यहाँ पे मुसल्लत हुए हैं, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप जो चल रही है, इनका मकसद ही है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी, क्योंकि उसकी वजह क्या है, मैंने जिस आपको मीशत की मिसाल दी, प्लान इनके पास कोई है नहीं, ना किसी मसले का इनके पास हल है, महंगाई से जो है जिस तरह ऊपर जा रही है, भाई वो नातजुर्बाकार आदमी जो है उसने कंट्रोल करके पेट्रोल और ये सारी चीज़ें रोक के तो रखा हुआ था ना, आवाम को तो उसने सब्सिडी दी, पेंडेमिक में दी, एहसास में दी, ये सारा देख रहा एहसास प्रोग्राम भी अगर उन्होंने चलाया तो वो मैंने पहली दफ़ा देखा कि एहसास या ये जो हेल्थ कार्ड था जी, वो 10 लाख या 7 जो मेडिकल इंश्योरेंस का कार्ड जो है जो अक्रॉस द बोर्ड मिला है, किसी को किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी के काउंसलर या एमएनए से जाके रिकमेंडेशन नहीं करवानी, नहीं वो तो सर ये मेरी पर्ची पे आप साइन कर दें ताकि मेरा जो है ये कार्ड बन जाए। तो इन लोगों को शर्म नहीं आती जो सुबह शाम जो जेब में कार्ड तो उनके है हेल्थ कार्ड और एहसास कार्ड है और ये उस शख्स को गालियां दे रहे होते हैं या उस पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। बात की मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ सर कि भाई बात यह है कि मैं बतौर एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि मैं जब ये हालात देख रहा हूँ कि हमारे ऊपर एक ऐसे जो वज़ीर आज़म के भेस में एक सिविलियन डिक्टेटर जो मुसल्लत कर दिया गया है, उनको मैंने बारहा लाइव लीगल डिबेट की मैंने इनको ऑफर की, मैंने इनको आइन की किताब तक भेज दी कि भाई बड़ा सिंपल 2 लाइन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 पढ़ लो। और जब इसका इस्तीफा ही गैर आईनी है तो ये सारा प्रोसीडिंग जो है ये गलत है। इज दिस ए क्राइसिस सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब के अंदर भी और सुन लीजिएगा फेडरेशन पंजाब में तो बहुत एक्चुअल है बहुत बड़ा क्राइसिस। क्या सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है अभी भी कि वो आपको एज गवर्नर पंजाब ये राइट दें कि आप गवर्नर राज लगा दें पंजाब के अंदर इस सिचुएशन में? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में सारी ऑप्शन मौजूद हैं। हाँ। नहीं इतना इख्तियार है उनके पास। मैंने रिपोर्ट उनको बना के भेजी जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पास की, वो उसी जो आर्टिकल जो है डिफरेंट जो ताकि जो आईनी इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास, और हम बार बार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जिद छोड़ दें क्योंकि उनकी जिद अना और जो मैं ना मानू वाली पॉलिसी है उस पर चल रहा है। आपके जब अपने पार्टी के 3 बड़े जो लोग हैं, आप मुझे छोड़ें, मेरी लीगल टीम को छोड़ें, अपने उन 3 जो आपके सीनियर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह जिसको आपने वजीर दाखिला बनाया और ख्वाजा साद रफीक, इनको बुला के पूछ लें कि उमर सीमा जो बात कर रहा है ये गलत कर रहा है ये सही कर रहा है। वो आर्टिकल की किताब खोल के आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 जो है, इतनी अंग्रेजी तो मतलब माशाल्लाह पढ़े हुए प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी देख सकते हैं। मैंने इसलिए इनको किताब ईद पे तोहफे पे भेजी कि भाई अगर आपके पास नहीं है किताब की, मैं आपको किताब भिजवा देता हूँ, देख लें आपके किस बेटे के अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इलेक्शन लड़के आता तो बिल्कुल उसका जो है बाकायदा ओथ भी होता और बाकी चीज़ें भी होती। सर मेरी कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बनी गाला में मुलाकात हुई थी और एंकर्स भी मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं आपसे उसके ऊपर कमेंट चाहूँगा क्योंकि आप बड़े नज़रियाती कारकुन रहे हैं पीटीआई के। अब तो चलें आपके पास ओहदा फेडरेशन का है, लेकिन फिर भी सवाल करना है मुझे। उन्होंने कहा कि 2 मिसकैलकुलेशंस हुई। मेरे एंड पे मिसकैलकुलेशन ये थी कि मैं समझता था कि पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नज़र में करप्शन बहुत बड़ा मसला होगा, लेकिन जब मेरी आंखें खुली हैं तो मुझे लगा है कि इनकी नज़र में करप्शन तो कोई मसला ही नहीं है। कहते ये एक मिसकैलकुलेशन मेरे एंड पे थी और उनके एंड पे एक मिसकैलकुलेशन ये हुई कि वो समझते थे कि अगर इमरान खान को हम निकाल देंगे गवर्नमेंट से, इमरान खान गवर्नमेंट से चले जाते हैं तो वो बंदे नहीं निकाल पाएंगे, और ये उनके एंड पे मिसकैलकुलेशन हुई कि हमने इतने लोग निकाल दिए हैं कि अब वो परेशान है। इजंट दिस सो? मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सर, मैं आपको बताता हूँ। एक बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है कि जो करप्शन को आज माहौल ऐसा है, इवन मुझे याद है साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब हुकूमत थी तो उन्होंने भी एक दफ़ा कहा कि जी करप्शन तो इतनी, मतलब पीपल्स पार्टी के इवन अपने कई वज़रा को आपने सुना होगा तो वफाकी वज़ीर ने कहा जनाब हम आए किस लिए अगर हमने करप्शन नहीं करनी, या हम तो करप्शन को अब इतना हो गया कि लीगलाइज्ड हो गया, बल्कि अब सरकारी जब महकमों में सरकारी इदारों में जब लोग जाते हैं काम कराने तो उसको एज अ सर्विस चार्ज के तौर पे करते हैं। वो करप्शन ही नहीं समझा जाता। उसकी वजह जी कि हमारे ऊपर ये 30-40 साल से जो लोग हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के अंदर, वो ना सिर्फ वो खुद उन्होंने करप्शन किया है, उन्होंने इदारों के अंदर भी इसका इतना बीज बो दिया है और लोगों के जहनों में। मुझे याद है जब मैं काफ़ी मतलब आज से कोई 15-20 साल 25 साल पुरानी जो मैं बात बता रहा हूँ
कि वहाँ लोग अगर कोई करप्शन करता था या किसी पे इल्ज़ाम होता था ना कि ये सरकारी अफसर और इसने कोई 2 नंबर पैसा बनाया है, तो उसके अपने अजीज रिश्तेदार दोस्त उससे डिस्टेंट हो जाते थे, एक सोशल बाइकआउट होता था। राइट, ठीक है, लेकिन अब ये हाल है कि कोई नहीं पूछता अब तो फख्र क्या आपने पैसा कहाँ से कमा, नहीं ऑनेस्टली वो ऐसे लोगों से बल्कि लोग रिश्तेदारियां ना भी हो तो उसको कहते हैं जी वो मेरा रिश्तेदार है। मैं आपको रोकूंगा, अब ये हाल हो तो ये मेरे ख्याल में जो है थोड़ा सा ये मिसकैलकुलेशन नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत ये इस मुल्क के अंदर हकीकत बन गई है 75 साल के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर जो हुक्मरान रहे वो खुद ना सिर्फ करप्शन करते रहे बल्कि करप्शन को प्रमोट भी करते रहे। वेरी राइट। और वो अगर कोई इदारा सिर्फ एक ही बचा है, वरना कोशिश तो वहाँ पे भी उन्होंने की थी जब BMW की चाबियां लेके वहाँ पहुंच गए। आई रिमेंबर वो एक इदारा अल्हम्दुलिल्लाह महज कौम की खुशकिस्मत ये है कि जो अभी तक इनकी पहुंच से बचा हुआ है। राइट, वेरी राइट। उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खातिन हज़रात, एक ब्रेक, वैलिड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द टाइम, और वो ये कि इलेक्शन 2022 में होंगे या 23 में होंगे। जितना बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया गया है, हुकूमत ये चाहेगी कि टाइम बाय करे, खान साहब चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये हो जाए, लेकिन अगर सारी चीज़ें कंसेंसस के साथ हो भी जाते हैं तो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर, जिसके ऊपर कम से कम खान साहब तो एतमाद नहीं कर रहे, तो वो कैसे इंतखाबात होंगे, कितना ब्लड शेड खुदा ना खास्ता होगा, उसके नतायज किस किस को कबूल होंगे, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। $1 मिलियन क्वेश्चन, इलेक्शंस 2022 में होंगे या 23 में होंगे, और क्या इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम होंगे, और अगर होंगे तो उसके ऊपर किन किन को कितना एतमाद होगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन वेरी वार्म वेलकम सर। आपको क्या लगता है कब हो रहे हैं इंतखाबात? मेरा तो अपना ये ख्याल है कि और ख्वाहिश भी है, और मेरे ख्याल में जो मौजूदा जो सियासी और आइनी बहरान पैदा हो गया है पिछले 2-3 हफ्तों में पूरे मुल्क के अंदर ही, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, इसमें तो हमें बिल्कुल भी किसी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए, एक दिन की भी, और फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस कर दें, क्योंकि इसका बेहतरीन हाल यही है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहें और हालात को मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेट करें। क्योंकि अगर आपने डेमोक्रेसी बचानी है, एक्चुअली फारूकी साहब मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना है तो फौरी इलेक्शन ही वाहिद हल रह गया, क्योंकि उसकी वजह है, जैसे मैंने आपसे पहले भी पिछले सेगमेंट में कहा कि जो मौजूदा ये जो माफिया जो मुसल्लत किया गया है, इसके पास ना कोई मुआशी मसाइल का कोई हल है, ना हमारे किसी फॉरेन जो जितने मसाइल हैं उनका कोई हल है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं इनकी कैपेसिटी नहीं है। इनकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, जो अभी इन्होंने सरकारी जहाज़ भर के तो उमरा करने चले गए कि शायद, और वहाँ पे जो हुआ वो आपके सामने, और अभी लंदन भी जो गए हैं, ये इनकी इतनी कैपेसिटी है आपके सामने के बजाय कि इससे तो पिछला जो नातजुर्बाकार लोग थे उन्होंने कम से कम एक्स्ट्रा रेवेन्यू आवाम को कुछ तो सब्सिडी दिखाया कि वो बेहतर थे। ये जो हैं, ये जो इतने तजुर्बाकार लोग आए हैं, ये एक तो ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी प्लान है ही नहीं आवाम के किसी मसले का हल करने का। जो हमें ये पिछली हुकूमत को ये कहते थे कि जी ये मुफाहमत और ये बैठ के बात नहीं करते, ये इंतकामी और डिक्टेटोरियल माइंड सेट है, और भाई अमली तौर मुझे बताएं कौन सा इमरान खान ने कोई पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने इनके ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई करते हुए केसेस इनके ऊपर ऐसे दायर किए। ये जितने करप्शन केसेस हैं मेजॉरिटी जो हैं ये वो है जो इन दोनों ने अपने दौर में खुद एक दूसरे पे बनाए हुए हैं, जो अभी तक नैब में चल रहे हैं। मुझे एक बात बताएं आपके, अब अभी जो कल बात हो रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ जो हैं, जो यहाँ से भागे थे इलाज कराने के लिए कि जब वापस उनको लाना चाह रहे हैं, तो भाई लाना क्या चाह रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे आप। इसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गारंटी के ऊपर जो है अदालत में गारंटी देकर भेजा था कि मेरा भाई इलाज कराने जा रहा है और वापस आ जाएगा। और जो पिछले वज़ीर आज़म थे उन्होंने इंतकामी कार्रवाई नहीं की, उन्होंने जब आपकी रिपोर्ट सामने आई तो वो एक रहम दिली, एक रहम कह लें रहम आ गया उनको इंसानियत की बुनियाद के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये इनका वाकई जेन्युइन मसला है तो आप ये ज़रूर जाएं, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने खुद धोखा दिया, वो जो झूठ बोला वो खुद एक्सपोज हुआ इस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि अगर वो वापस आते हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने जो 6 साल से वादे किए हैं कौम से कि जहाँ में पनामा और जो बाकी जो उनके दीगर केसेस हैं उसका आके दें जवाब। ये क्यों नहीं देते जो आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ऊपर नैब के केसेस हैं, बेल पे वो है, चीफ मिनिस्टर के बेटा जो है वो उसके नैब के केसेस हैं और वो और जो है बेल पे वो है। बहरहाल वो अदालतों ने फैसला करना है, नैब ने करना है।
अगेन सर लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आप जो लोग बेल्स पे और जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, ये इन्होंने सबसे बड़ा पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसको गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे यरगमाल बनाया हुआ है, किया हुआ है। अच्छा, इस इलेक्शन कमीशन के अंडर और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर इंतजाम होने वाले इंतखाबात काबिल कबूल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? मेरा अपना ये ख्याल है कि जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ, जब उसने एक अदम एतमाद का इजहार कर दिया इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऊपर, तो अखलाकी तौर पे तो उनका जवाज़ नहीं रहता कि उस ऑफिस पे रहें, क्योंकि देखें ना आपका उसने तो एज ए एम्पायर के तौर पे, न्यूट्रल एम्पायर के तौर पे रोल होता है इलेक्शन कमिश्नर का। उसका ये काम नहीं है कि वो एक पार्टी की साइड लेना शुरू कर दे और दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। जिस तरह पिछले दिनों फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, तो भाई अगर वो पार्टी डिमांड करी तो ठीक डिमांड कर रही है कि आपने करना ही है तो तीनों का इकट्ठा चलाएं। फॉरेन फंडिंग फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर जो कुछ हुआ वो आपने नहीं कहा कि हमारा फॉरेन फंडिंग केस खत्म कर दो या गलत सुन रहे हो। उन्होंने कहा कि मेरा सुनना है तो जो पाकिस्तान की मेरे से पहले दो बड़ी सीनियर जमातें हैं, एस्टेब्लिश जमातें हैं मेरे से पहले की, उनका भी केस साथ में सुनो ना, उनका भी ऑलरेडी है, उनको अलग अलग क्यों चला रहे हो? ये अगर डिमांड की जाती है तो यहाँ पे देखें, जो भी बंदा कुर्सी पे बैठा होता है ना, जब मैंने ऑफिस एज्यूम किया तो मैं क्यों कहता हूँ कि मैं ए पॉलिटिकल जो है एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी कुर्सी, मेरा ओहदे की डिमांड है कि मैं किसी की वो अनबायस्ड हो के टोटली जो है मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मैंने अगर गवर्नर हाउस में जाऊँ, मैंने उसको अपनी तरीके इंसाफ का पॉलिटिकल ऑफिस नहीं बना दिया, ऐसा तो है। वहाँ पे मैंने पहले दिन मेरी जो ऑर्डर्स थे कि मेरे गवर्नर हाउस के दरवाजे तरीके इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लोगों के लिए आपने प्रोटेस्ट भी रुकवाया, सबके लिए जो है खुले हैं दरवाजे, और मैं हाजिर हूँ सब। अगर मेरे से क्या सब वो तमाम लोग जो अपने आप को ए पॉलिटिकल कहते हैं वो सब के सब ए पॉलिटिकल हैं? आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन। नहीं होना चाहिए, देखें मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा कि है या नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ जज। एक चीज बट आई कैन टेल यू कि व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, मुझे क्या तवक्को क्या है या कौम क्या उम्मीद रखती है उनसे, या कौम की क्या तवक्को आता है, वो यही है। क्योंकि जो एक जैसा होता है जब एम्पायर न्यूट्रल रहना चाहिए, अगर एम्पायर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है, जिस टीम के साथ ज्यादती हो रही होती है वो तंग आके फिर क्या करती है, वो विकेट ही उखाड़ लेती है। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि हालात वहाँ तक न जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे पहले कि डेमोक्रेसी डिरेल हो जाए, क्योंकि जो मौजूदा माफिया है उनका सिर्फ उनको एनआरओ ही उस सूरत में मिलता है। नहीं, मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ। ये जो मौजूदा लोग बैठे हैं अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं, न्यूट्रल नहीं है आपको लग रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखें उनको न्यूट्रल, वो कहते हैं न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है ना, तो जितने भी आईनी इदारे हैं देखो ना, उनको न्यूट्रल तो न्यूट्रल तभी होता है जब वो न्यूट्रल हो। अगर वो न्यूट्रल रहे तो फिर उसको आप न्यूट्रल तो नहीं कह सकेंगे। एक चीज अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये इसीलिए जो पाकिस्तान के आईनी इदारे हैं, मैंने बारहा ये कहा है कि अगर किसी को किसी दूसरे लीडर पे गुस्सा है तो उस पर निकालें। पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम का, पंजाब के लोगों का क्या कसूर है कि आप उसको कोई, जो अभी मैंने आपसे कहा कि हालांकि में सिर्फ 10 मिनट लगने और पंजाब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास खत्म हो सकता है। कैसे कि ये रखें इस्तीफा उसका वो गैर आईनी सामने, और इधर आइन की किताब जिस वक्त खोल के आप आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 देखेंगे तो उसी वक्त फैसला हो जाएगा कि भाई ये सारा सर्कस जो है ये गलत हुआ है, इसको वापस स्क्वायर वन पे जाना है, आईनी वजीर आला को अपने ऑफिस में आना है। एक इंपॉर्टेंट सवाल अभी मुताबिक चलाना है, वो जरूरी है पूछना। खान साहब का स्टेटमेंट है और गुज़िश्ता रोज उन्होंने सियालकोट में जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने आपसे फिर कहा कि मैं खान साहब के तर्जुमान के तौर पे तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन बहरहाल एज ए इंडिपेंडेंट मैं एक इस पर पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि अभी 2 दिन पहले डॉक्टर रिजवान जी हमारे सामने है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किसकी कर रहे थे? वो इसी बाप बेटे की जो है इनके करप्शन केसेस कर रहे थे, ठीक है। FIA मैंने खुद डिमांड किया कि क्योंकि इससे पहले जब आसिफ अली जरदारी के वो एक कस्टम इंस्पेक्टर कर रहा था, वो भी इस तरह पुरस्कार तौर पर मारा गया। बल्कि कई दफ़ा हमने देखा है जितने भी जब भी कोई ईमानदार अफसर जो है शरीफ खानदान या जरदारियों के करप्शन केसेस की इंक्वायरी करता है, वो पुरस्कार तौर पर मारा जाता है या उठा के साइड पे कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? और इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं, इसके ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की ज़रूरत है, पता चले। मैंने जब रब्ता किया 1-2 दोस्तों के थ्रू तो पता चला कि उनके घर जो लवाहिकीन है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनका ख्याल है
कि जो हॉस्पिटल जो पंजाब के हैं जो जिन्होंने नवाज शरीफ की जाली रिपोर्टें बनाई हैं वो इसमें भी कोई जाली रिपोर्ट दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सो लिहाजा उन्होंने should be careful और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी careful लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ आज रही तो कल, क्योंकि ये इससे जो बाकी ईमानदार अफसर हैं देखे ना बड़ा एक गलत एक मैसेज आता है। you're right। इस तरह तो लोग इस तरह डिस्करेज होंगे कि जो अफसर कोई, और यही इनका तरीका वारदात है कि या पहले इसको खरीदने की कोशिश करते हैं फिर डराने की कोशिश करते हैं, डरे ना तो फिर मरवाने पे आ जाते हैं, पुरस्कार मौत हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। सो इसलिए ये अगर किसी ने ये कहा है कि उनको खतरा है या उनको इतला ऐसी है तो इसमें कोई ऐसी कोई ये नहीं है। आपके सामने यहाँ पे नहीं हुआ क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद नहीं किया गया यहाँ पे इस मुल्क के अंदर? वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उस वक्त जो एस्टेब्लिश्ड पार्टी की वो प्राइम मिनिस्टर थी, रह चुकी थी, तो उनका क्या हुआ सही बताए ना। I know, I remember। यहाँ पे लियाकत अली खान से शुरू हो गए क्या, जिसने यहाँ पे जिस तरह जो कुछ होता है जो वैसे नहीं मारा गया उसको जुडिशल मर्डर करके मरवा दिया। वेरी राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बैरूनी साजिशें मुल्क में होती आई हैं। हमें कौम को, इदारों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें। हमें यूनाइट होकर जो है इस साजिश का मुकाबला करना चाहिए। गवर्नर पंजाब जनाब उमर सरफराज चीमा साहब, सर अब इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, उमर सरफराज चीमा साहब पाकिस्तान के तो पॉलिटिशियन है ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद एक उन नज़रियाती कारकुनान में से एक हैं जिन्हें एक वक्त पर शदीद बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। और मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इन जैसे नज़रियाती कारकुनान को वक्त के ऊपर सही पोजीशन के ऊपर रखा है, हालांकि इनको पोजीशन की जरूरत नहीं है, रखा जाता तो शायद जितना बड़ा डेंट पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में फेस किया है वो ना फेस करना पड़ता। आज की नेशनल डिबेट में इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।